हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है राजकुमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएचएम का नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 6। आज हम बात करेंगे वेरी हॉट टॉपिक के बारे में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एसएचएम से, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इनकी वैरायटी भी काफी ज्यादा होती है, तो हम सारी वैरायटी के क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, नीट हो गया, जेई मेन हो गया, एडवांस हो गया, सारी क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और आप सभी लोग कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। सारी डेरिवेशंस देखेंगे हम, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, हेडिंग डाल लेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम तो आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है। देखो, ये बॉब लटका हुआ था, ये स्ट्रिंग होती है, इसकी लेंथ मान लो एल और बॉब है, इसका मास मान लेते हैं एम। अब ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसको डिस्प्लेस कराओगे, ओके, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे तो ये क्या करेगा, ये स्विंग करने लग जाएगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये सर्कुलर सर्कुलर डायरेक्शन में स्विंग करने लग जाएगा। इसको बोलते हैं हम सिंपल पेंडुलम। आज हम इसका देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि जो सिंपल पेंडुलम होता है वो सर्कुलर, यानी ऑसिलेटरी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होता है। लेकिन हम उसको एचएसएन से सॉल्व करेंगे। एचएसएन से सॉल्व करेंगे। हमने एक दिमाग में आपके एक चीज डाली थी, यदि इसको हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे थीटा से, मान लो इस तरीके से इसको हमने डिस्प्लेस करा दिया इस तरीके से, और ये एंगल रख लिया हमने थीटा, ये एंगल रख लिया थीटा। ओके, वैसे देखा जाए तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो इधर से, यहां से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। यदि सोचो, यदि हम थीटा को, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो ये देखो ये आर्क वाला, ये जब थीटा वेरी स्मॉल है तो ये जो सर्कुलर आर्क है ना, ये जो सर्कुलर आर्क है, और थीटा हमारा बहुत बहुत ही क्या है, स्मॉल है, तो ये जो लेंथ होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये एक प्रकार की स्ट्रेट लाइन दिखने लग जाएगी, स्ट्रेट लाइन दिखने लग जाएगी। यदि आप थीटा को वेरी स्मॉल रखते हो तो ये सर्कुलर की जगह पे क्या, स्ट्रेट लाइन दिखने लग जाएगी। और ऑसिलेटरी यानी कि स्ट्रेट लाइन ऑसिलेटरी मोशन को हम क्या करते हैं, एसएचएम बोलते हैं। तो इसको हम एसएचएम की तरह सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर ये की कंडीशन रखनी पड़ेगी, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, तो इसमें देखेंगे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं हमारे। देखो, नीचे की तरफ एमजी फोर्स लग रहा होगा, नीचे की तरफ एमजी फोर्स लग रहा होगा। ओके, और जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन टी लग रहा होगा, इसमें टेंशन टी लग रहा होगा। ठीक है, अब देखो इस फोर्स को, यदि इस फोर्स को हम, ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका थीटा, ये एंगल है थीटा। अब यदि इस फोर्स के दो कंपोनेंट करे जाए, एम जी के कंपोनेंट करो, एक इधर डायरेक्शन में, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, साइन थीटा, और एक इसका कंपोनेंट हो जाएगा इधर एम जी कॉस थीटा। बताइए इसमें कोई समस्या है तो, ये आया समझ में। देखो, जिस बच्चे को कंपोनेंट करने ना आते हो, जैसे ये फोर्स लगा हुआ है एम जी, ओके, यहां से एंगल बनाया हुआ है इसने थीटा, जिस एंगल के साथ जो कंपोनेंट बनाता है वो होता है कॉस थीटा के साथ आता है, वो आता है कॉस थीटा के साथ। और जिस अपोजिट टू एंगल, एंगल की दूसरी तरफ जो एंगल कंपोनेंट बनाता है वो होता है आपका एम जी साइन थीटा। इस तरीके से ध्यान रखिए। ओके, तो हमने इसी तरह से एम जी को एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा तोड़ लिया। ओके, चलिए अब देखो, हमने कुछ इस तरीके से किया है,
ये हो गया आपका थीटा। अब हमने थीटा को वेरी स्मॉल माना है, तो ये जो लेंथ होगी ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब हमने ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लो इसको एक्स मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट दिया हमने इधर। अब ये फोर्स लग रहा है, mg का जो कंपोनेंट आया वो इधर वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कितना आया, mg साइन थीटा आया, mg साइन थीटा आया। बताइए, अब देखो हमने डिस्प्लेसमेंट दिया बॉब को इधर, और फोर्स हमारा किधर आ रहा है, अपोजिट टू द मोशन। सिंपल एसएचएम में यही तो होता है कि जिस तरफ हम डिस्प्लेसमेंट देते हैं ऑब्जेक्ट को, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हमारा आता है। तो फोर्स नेट कैसे निकाल लोगे आप, नेट फोर्स, तो जो नेट फोर्स होगा आपका mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। अब देखो हमने क्या कर रखा है कि थीटा को स्मॉल मान रखा है, जीरो के बराबर मान रखा है, तो ये साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर। हमने थीटा को बहुत ही स्मॉल मान रखा है, तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा mg थीटा। ओके, mg थीटा हो जाएगा। अब देखो ये आर्क देखो, ये है आपका थीटा और ये डिस्टेंस है x, और इसकी जो लंबाई है, स्ट्रिंग की जो लंबाई है ये l हो जाएगी, हमने ये l मान रखी है, तो ये हो जाएगी l। अब देखो यहां से थीटा इंटू एल इक्वल टू एक्स हो जाएगा, थीटा इंटू एल इंटू एक्स, ये वो वाला टर्म आ गया आर थीटा इक्वल टू एस। ओके, आर्क आर इंटू थीटा, यहाँ पर रेडियस यानी कि लेंथ हो जाएगी, थीटा हो जाएगा, एस इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस। ओके, तो यहां से थीटा निकालने की कोशिश करो, थीटा आ जाएगा यहां से एक्स डिवाइड बाई एल, एक्स डिवाइड बाई एल। बताइए, थीटा की वैल्यू आ गई। अब इस थीटा की वैल्यू को हम उठा के पुट कर देंगे इसमें, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी हमारी mg, थीटा की जगह पर रख देना है एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एल। तो यहां से देखो ये हो जाएगा mg डिवाइड बाई एल इंटू एक्स, एफ नेट हो जाएगा। अब देखो जो एफ नेट है, ये जो mg साइन थीटा है अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो रहा है और हमारा जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, तो यहां माइनस लगा सकते हैं, यहां माइनस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सही है, तो हमारी इक्वेशन एफ नोट की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, एफ नोट की इक्वेशन हो जाएगी ये। अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, जो एसएचएम की जनरल इक्वेशन आती है, जनरल इक्वेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी, जो एफ होता है वो होता है माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। जैसे कंपेरिजन करोगे तो के की जगह पे क्या आएगा, यहां से के आ जाएगा आपका mg डिवाइड बाई एल, mg डिवाइड बाई एल, यहां से आ जाएगा आपका के, यहां से आ जाएगा आपका के। ओके, यहां से आ जाएगा के। अब आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर रखा है, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन के, m अपॉन के, हमने ये डिस्कस कर रखा है। ओके, यहां पर k की वैल्यू रख दो 2 पाई m, k की वैल्यू कितनी आई है mg डिवाइड बाई l, हमने k की वैल्यू निकाली है। अब देखो m से m कट जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, l ऊपर पहुंच जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई l अपॉन जी, एल अपॉन जी। यही है आपका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। बताइए, इसमें कोई समस्या है। अब यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो पेंडुलम यानी कि जो बॉब है उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहां से ये पॉइंट लिख देंगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम
simple pendulum does not depend on mass of bob. ओके, ये पॉइंट। बॉब क्या होता है? बॉब हमारा जो मास लटका हुआ है, ये स्ट्रिंग के थ्रू, ये वाला, इसको बोलते हैं बॉब। मास हो गया, ये हो गया बॉब, इसको हम बॉब बोल देते हैं। ओके, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी आ रहा है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब। बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई पेंडुलम के बॉब का मास 2 गुना कर दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। ओके, मास को आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बॉब के मास पर डिपेंड ही नहीं करता है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हमारा सिंपल पेंडुलम है, इसकी स्थिति अलग हो सकती है, कंडीशन अलग हो सकती है। इसको किसी कार में लटका सकता है, सीलिंग ऑफ कार में लटका सकता है, लिफ्ट में लटका सकता है, अर्थ के सरफेस से काफी ऊपर ले जा सकता है, जहां से जी इसका चेंज हो जाए, ये वाला जी चेंज हो जाए। ओके, तो यहां जो जी यूज करते हैं ना, इसको जी को डिस्कस कर लेते हैं। जी जो होता है, ये देखो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया 2 पाई एल अपॉन जी। ये जो जी होता है, ये जी होता है इफेक्टिव, जी इफेक्टिव, इसको बोलते हैं हम एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन ऑफ पेंडुलम। अब देखो सिंपल, हमारा सिंपल पेंडुलम है तो एक्सेलेरेशन यानी कि जी लग रहा है हमारा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओनली ग्रेविटी के कारण जी लग रहा है। इसको कंडीशन बदल दी जाएगी कि हम किस में रख देंगे, इसको किसी लिफ्ट में रख दिया हमने, किसी कार में रख दिया, तो ये जो जी इफेक्टिव है ना, ये चेंज होता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। तो उसी कंडीशन से आप जी चेंज करते रहोगे, उस हिसाब से आपके जो आंसर्स हैं वो आते रहेंगे। तो इसके सारे केस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो केस है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। यदि इस सिंपल पेंडुलम को, यदि हमें कार की सीलिंग में, कार की छत में सील कर दिया जाए, ओके, तो केस 1 डाल लेंगे। काफी क्वेश्चन बनते हैं इनसे, सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे 1 बाई 1। ओके, चलिए, इफ सिंपल पेंडुलम is hung from the ceiling of moving car with acceleration ए। यदि कोई कार ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, यदि उसके अंदर सीलिंग पे एक सिंपल पेंडुलम हमारा टांग दिया जाए, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे ये कार है, ओके, ये कार है, अब ये मूव कर रही है आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए से। हमने एक सिंपल पेंडुलम लिया और हमने इसकी छत पे यहां से फिक्स करके, यहां से क्या करा हमने, यहां टांग दिया, और ये इस तरीके से। ओके, अब इस तरीके से देखोगे, अभी जो हमारा सिंपल पेंडुलम है वो किस में आ गया, वो मूविंग कंडीशन में आ गया। ओके, अब इस पर देखेंगे, देखो कार के अंदर जब भी पेंडुलम हमारा लटका हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, इस कार के एक्सेलरेशन की वजह से इसका सीरो फोर्स आएगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में सीरो फोर्स आएगा। हम पेंडुलम को देख लेते हैं, एक बार पेंडुलम को देख लेते हैं। तो इस तरीके से पेंडुलम है, इसके नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या, जी लगा हुआ है, एम जी वाला, जी एक्सेलरेशन इधर लगा हुआ है, इसको एम जी ले लेते हैं। चलो, एम जी नीचे की तरफ लगा हुआ है। अब एक्सेलरेशन देखो, कार का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है, आगे की तरफ है, तो पीछे की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ एक सीरो फोर्स काम करेगा इस पर, पीछे की तरफ एम ए एक सीरो फोर्स काम करेगा। ओके, सीरो फोर्स काम करेगा, तो क्या होगा, अब यहां से एक्सेलरेशन को देख रहे हो तो यहां से एम हटा लो,
यहां से एम हटा लो। एक्सेलरेशन देख लेंगे। देखो ये जो एक्सेलरेशन आया, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया है, और ये वाला एक्सेलरेशन किस वजह से आया है, जब हमारा कार मूव कर रहा है, कार मूव कर रहा है, इस वजह से एक्सेलरेशन आया। अब देखो इन दोनों का नेट निकालना है हमें, नेट एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं हम जी इफेक्टिव। ये क्या हो जाएगा, जब दो एक्सेलरेशन 90 डिग्री पर लगे हुए हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा जी इफेक्टिव हो जाएगा हमारा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि इस कंडीशन में टाइम पीरियड निकालना हो तो कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन, ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, रूट को 1/2 लिख दिया। इस कंडीशन में हमारा जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो ये हो जाएगा। बताइए, जब भी सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन देखो तो उसमें जी इफेक्टिव एक बार देख लो। यदि कोई भी कंडीशन और नहीं दे रखी है तो एम जी लगेगा, सिर्फ जी आएगा। यदि उसको मूव करा रहे हो, यदि लिफ्ट में रख दिया, कार में रख दिया, या कुछ और ऐसी कंडीशन बना दी जिससे उसका जी इफेक्टिव चेंज हो जाए, तो जी इफेक्टिव निकाल के आप आंसर निकालोगे तो राइट आंसर आएगा। ओके, एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, यदि कार को किसी इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कराया जाए, इफ कार इज मूविंग on inclined plane, on a inclined plane, ओके। चलिए इंक्लाइन प्लेन पर हमारी कोई कार मूव कर रही है तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है हमारा, मान लो ये हॉरिजॉन्टल से एल्फा बना रहा है, एंगल एल्फा बना रहा है, इस पर कार को मूव कराते हैं नीचे की तरफ, किधर भी मूव करा सकते हो, ऊपर नीचे जहां आपका मन करे उधर मूव करा सकते हो। यहां से ये कार है, ठीक है, इसकी छत पर एक बॉब लटका हुआ है, ये इस तरीके से हमारा पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है, ये पेंडुलम लटका हुआ है इसकी छत से इस तरीके से ये। अब इस कार को हम नीचे की तरफ, इधर की तरफ एक्सेलरेशन दे देते हैं। अब देखो ये जो मास है, मान लो कार का मास कैपिटल एम है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट किधर आएगा, ये होता है आपका कैपिटल एम जी, और ये जो हमारा इंक्लाइन से एंगल बनाता है, ये वाला जो एंगल परपेंडिकुलर एंगल बनाता है, ये होता है एल्फा। तो एम जी का ये कंपोनेंट आएगा, एम जी का ये कंपोनेंट जो आएगा वो साइन एल्फा आएगा। अब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो एम को हटा दो, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा, कार का एक्सेलरेशन इधर। अब जब जिस तरफ हमारी कार मूव करती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पेंडुलम पर क्या लगता है, स्यूडो फोर्स लगता है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा, जी साइन एल्फा। ओके, पेंडुलम को देख लेते हैं एक बार अलग से बना के। पेंडुलम, मान लो ये पेंडुलम है हमारा, ठीक है, इसकी नीचे की तरफ जी लगा हुआ है, एक्सेलरेशन जी लगा हुआ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर ये लगा हुआ है जी साइन एल्फा। ओके, जी साइन एल्फा, ये हमारा एल्फा हो गया। ओके, अब हम यहां निकालना क्या है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखो दो तरीके हैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने के, या तो फिर आप इसको देखो, ये वाला जो जी है ये यहां से एल्फा बना रहा है, तो ये जी साइन एल्फा इधर आ जाएगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा जी कॉस एल्फा। अब देखो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तो सिर्फ ये बचेगा, तो ये हमारा जी इफेक्टिव हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव हमारा यहां क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा आपका जी कॉस एल्फा। और टाइम पीरियड सिंपल, जी की जगह पे हम जी इफेक्टिव लिख देंगे, टाइम पीरियड हो जाएगा आपका एल अपॉन जी इफेक्टिव है आपका जी कॉस एल्फा, ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। बताइए, सारा खेल जो है आपका जी इफेक्टिव का है, इनकी नेट एक्सेलरेशन का है, सही है। ये दोनों कंडीशन बन जाती है, यदि कार की कंडीशन देगा तो इन दोनों कंडीशन को दे सकता है। हो सकता है
कार को नीचे मूव ना कराने की जगह पर ऊपर मूव करा दे तो आपका सीडो फोर्स इधर लग जाएगा, ठीक है, सीडो फोर्स इधर लग जाएगा, सही है। चलिए ये कंडीशन बन सकती है। अब एक और कंडीशन बन सकती है यदि बॉब को लिफ्ट में रख दिया जाए, लिफ्ट की सीलिंग से जोड़ दिया जाए। दूसरी कंडीशन बन सकती है आपकी, देखो इस कंडीशन को भी देख लेते हैं। इफ द सिंपल पेंडुलम is hung from the ceiling of moving lift with acceleration a, ओके, एक ये कंडीशन बन सकती है, बताइए। अब इस कंडीशन में भी आप आसानी से जी इफेक्टिव निकाल सकते हो। देखो दो कंडीशन बन जाएंगी इसमें, यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही हो और लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रही हो। जैसे हमारी ये लिफ्ट है, ओके, इसकी सीलिंग से हमने बॉब लटका दिया, यानी कि एक सिंपल पेंडुलम लटका दिया इस तरीके से, ये हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी है, जी लगा हुआ है, ओके। अब देखो कंडीशन क्या बन सकती है हमारी, पहली कंडीशन बन सकती है इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही हो। अब देखो ऊपर की तरफ मूव कर रही है लिफ्ट, तो हमारा जो बॉब पर जो हमारा पेंडुलम है, देखो जी ये इधर लगा हुआ है, यदि हमारी पूरी लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए से, तो सीडो फोर्स नीचे की तरफ आएगा। सीडो फोर्स किधर आएगा, सीडो फोर्स हमारा नीचे की तरफ आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगा। दोनों एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, दोनों एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इस कंडीशन में हमारा जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा हमारा जी प्लस ए, जी प्लस ए, जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए, ओके। तो यहां से आपका टाइम पीरियड जो निकल जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस ए। बताइए, सिंपल है। यदि आपकी लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रही हो तो सीडो फोर्स लगाओ, सीडो फोर्स अपोजिट टू द मोशन लगेगा, अपोजिट टू द मोशन लगेगा, तो नीचे की तरफ सीडो फोर्स लगेगा। इसको इस तरीके से देखो, एक एम जी नीचे की तरफ लगेगा और एक एम ए नीचे की तरफ लगेगा। यहां से हमें जी इफेक्टिव निकालना है, जी इफेक्टिव, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो जुड़ जाएंगे, एम ए डिवाइड बाई एम से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा जी प्लस ए, जी प्लस ए, जी इफेक्टिव निकल जाएगा, इस तरीके से देख सकते हो, ओके। चलिए अब दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन हमारी बन सकती है यदि लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ओके। अब डाउनवर्ड लगी हुई है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा जो सीडो फोर्स है वो किधर, ऊपर की तरफ लग जाएगा, सीडो फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लग जाएगा। ये देखते हैं, देखो ये हमारा पेंडुलम हो गया, ये नीचे की तरफ जी लग गया, अब ऊपर की तरफ सीडो फोर्स लगा हुआ है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग जाएगा। अब यहां से जी इफेक्टिव निकालोगे, जी इफेक्टिव निकालोगे तो ये हो जाएगा जी माइनस ए, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो जी इफेक्टिव ये आ जाएगा। अब टाइम पीरियड की बात कर लो, टाइम पीरियड हमारा आ जाएगा 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी माइनस ए, ये आ जाएगा, ओके। सही है, लिफ्ट की कंडीशन होगी। और क्या क्या कंडीशन बन सकती है, और एक कंडीशन बन सकती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, यदि हम अर्थ से, देखो जी हमारा चेंज होता है, अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तब भी जी चेंज हो जाता है, और अर्थ के सरफेस से नीचे आते हैं, इनटू द अर्थ जाते हैं, तब भी हमारा जी चेंज हो जाता है। तो वहां जहां चीज जी चेंज हो जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है, ओके। चलिए देख लेते हैं, ये भी एक कंडीशन देख लेते हैं। इफ
सिंपल पेंडुलम is at a height of h equals to r, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ ऑफ r, h equals to r from the surface of अर्थ। ओके, इसको r नहीं लेते हैं, देखो r चेंज होती रहेगी, h को हम h ही ले लेते हैं, ठीक है, h डिस्टेंस लेते हैं, h की डिस्टेंस में ये चेंज होती रहेगी सरफेस से, एक कैपिटल r दूर, r हाइट पे हो सकता है, 2r पे हो सकता है, 3r पे हो सकता है, तो वो h की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो h की कंडीशन में देख लेते हैं। देखो हमारे पास सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला है वो सिंपल क्या है, ये है हमारा t इक्वल टू 2 पाई l अपॉन g, ये है भाई, ये तो बात समझ में आती है। ओके, देखो पेंडुलम को आप सरफेस पे रखोगे या सरफेस से कुछ हाइट ऊपर ले जाओगे तो जो पेंडुलम है उसकी जो लेंथ है वो लेंथ तो चेंज नहीं होगी, लेंथ चेंज तो होगी नहीं भाई। स्ट्रिंग की लेंथ कहाँ चेंज होगी, स्ट्रिंग की लेंथ तो सेम ही रहेगी। ये जी चेंज हो सकता है, जी चेंज हो सकता है, तो जी चेंज होने की कंडीशन हम चेक करेंगे, तो जी किस हिसाब से चेंज हो रहा है। ओके, देखो ये क्या है, ये है हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ है, अर्थ को देख लेते हैं, ठीक है, ये अर्थ है, ये सरफेस हो गया, मान लो ये सेंटर हो गया अर्थ का, ये रेडियस होगी आर, ये रेडियस होगी आर। अब मान लो हमारा जो पेंडुलम रखा है वो हाइट एच पर रखा है, हाइट एच पर रखा है, तो यहां जी निकालना पड़ेगा, यहां जी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा भाई, सही है। रेडियस आर होगी अर्थ की, ये अर्थ होगी हमारी, ठीक है, अर्थ होगी, इसकी हाइट एच पर हमारा पेंडुलम रखा है, तो यहां पर निकालना पड़ेगा ना जी। देखो हम जो यूज कर रहे थे ये जी इफेक्टिव, ये जो जी था जो हम 9.8 मीटर पर सेकंड यूज करते हैं, ये सरफेस पर होता है, ये क्या होता है, सरफेस पर होता है। और यदि हम पेंडुलम को उठा के कुछ हाइट ऊपर ले गए या नीचे ले गए तो उसका जी चेंज हो जाएगा, जब जी चेंज हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो यहां से हम जी देखेंगे कि जी किस तरीके से निकालते हैं। हमने ये देखा होगा ग्रेविटेशनल में, हम ये देखते हैं कि जो एम जी होता है, एम जी मान लो हाइट एच पर है एम जी, तो एक फोर्स लगेगा कूलम फोर्स, जी कैपिटल जी स्मॉल एम मास ऑफ अर्थ अपॉन हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी फ्रॉम द रेडियस दे देते हैं आर प्लस एच, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने ग्रेविटेशनल में सॉरी बताइए इसमें कोई समस्या है। देखो यहां से एम से एम कट जाएगा, ये वाला एम कट जाएगा यहां से, तो यहां से जी डैश, जो जी डैश आएगा वो आ जाएगा कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके चलिए, अब देखो हम यदि सरफेस की बात करते हैं, यहां सरफेस की बात करते हैं, तो यहां पे एक्सेलरेशन हमारा जी है, कैपिटल जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा और रेडियस हो जाएगी आर स्क्वायर। ओके, अब देखो इसमें से आप आर स्क्वायर बाहर निकालो, इसमें से हम आर स्क्वायर बाहर निकाल देते, तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, बाहर निकाल लिया, ये अंदर बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। बताइए अब देखो जी एम अपॉन आर को हम जी रख सकते हैं, जो सरफेस में हम जी 9.8 वाला यूज करते हैं, जो हम ये वाला यूज करते हैं, तो इसको लिख देंगे जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो यहां से जी इफेक्टिव निकल गया हमारा, ये वाला जी निकल गया, ये कितना निकला है जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, जी इफेक्टिव निकल गया। बताइए इसमें कोई समस्या है, ये तो समझ में आया ना, ग्रेविटेशन में आपने पढ़ रखा है नहीं है तो उस
लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, वहां से आप जी इफेक्टिव निकाल सकते हो। यानी कि जैसे ही सरफेस से आप ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस तरीके से चेंज हो जाता है उसको एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, तो वहां से जी निकल जाएगा, जी इफेक्टिव, भाई हम ऊपर गए हैं। अब देखो ये हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एच की वैल्यू रेडियस ऑफ यानी कि रेडियस के बराबर रख दी जाए। कभी कभी एच की वैल्यू पूछ लेगा 2r के बराबर रख देगा, कभी एच की वैल्यू 3r के बराबर रख देगा। ओके, तो यहाँ आर रख दोगे, मान लो एच इक्वल टू आर दे रखा है तो ये हो जाएगा जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, दोनों बराबर है तो ये 1 का स्क्वायर, यानी कि जी जो हो जाएगा आपका जी हो जाएगा 1/4, जी 1/4। तो यहां पर आप जी ना रख के जी 1/4 रखोगे, जी बाई 4 रखोगे। ओके, इस तरीके से आपको अर्थ से जैसे ऊपर जा रहे हो उस कंडीशन बन सकती है। नीचे भी जाओगे तो नीचे के क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है, उसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन नीचे के क्वेश्चन बनते नहीं है तो उसको हम जरूरत नहीं है उसकी बताने की, ठीक है। वहां जी इफेक्टिव निकालना है, वहां पर भी आसान है। ओके, चलिए, और जी इफेक्टिव तो आप इजीली निकाल लोगे, ग्रेविटेशनल का आपने लेक्चर किया है तो जी इफेक्टिव नीचे जाओ या ऊपर जाओ आप आसानी से निकाल सकते हो। कंसेप्ट यही यूज करना है। ओके, कंसेप्ट हम यही यूज करेंगे कि जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकाल रहे हैं वहां जी इफेक्टिव ही रखेंगे। चलिए, एक तो ये कंडीशन बन जाती है। दूसरी कंडीशन और क्या बन जाती है, और कंडीशन क्या बन सकती है, यदि हम पेंडुलम को यदि किसी पेंडुलम को किसी लिक्विड में डुबो दिया जाए, किसी लिक्विड में डबल दिया जाए, उस कंडीशन में हमारा टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। देखो कैसे कर सकते हैं, यदि हम किसी पेंडुलम को एक सिंपल पेंडुलम को किसी लिक्विड में डुबो दें, किसी लिक्विड में डुबो दें इस तरीके से, अब देखो अब कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस पे। यदि हम इसको डिस्प्लेस कराते हैं, इसको इस तरीके से डिस्प्लेस कराते हैं, स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस कराते हैं। ओके, ये कंडीशन देख लेते हैं, ये वाली देखो, सिंपल पेंडुलम इज सिंक इन अ लिक्विड, ठीक है, इन अ लिक्विड, लिक्विड में डुबो दिया जाता है, लिक्विड में डुबो दिया जाता है तो तब क्या कंडीशन बन जाएगी। अब देखो यहां पर पहली कंडीशन में तो सिंपल mg लग रहा था, ठीक है, mg लग रहा था। अब यदि लिक्विड आ गया तो इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट भी लगाएगा, ये टेंशन हो जाएगा टी। ओके, हम ये देखते हैं ये वाला कंपोनेंट, इसको क्या करते हैं, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg साइन थीटा। ओके, ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये तो हमने पहले डिस्कस कर रखा है। ओके, अब इस तरीके से देखो हम डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं तो यू के कंपोनेंट भी आ जाएंगे, तो यू वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, ये भी थीटा ही है, तो यू का ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अब देखो अब यहां से हम इक्वेशन निकालते हैं, लेट अस सपोज ये हमारा x है तो इसकी डायरेक्शन पे ये mg आ गया, mg साइन थीटा आ गया, और इधर आ गया आपका u साइन थीटा, u साइन थीटा। तो f नेट क्या हो जाएगा, f नेट हम यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, हम इधर पॉजिटिव ये ले रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस mg साइन थीटा प्लस u साइन थीटा, u साइन थीटा। अब साइन थीटा यहां से कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा u माइनस mg, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस mg प्लस u साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस mg प्लस u थीटा। अब थीटा भी हमने x में टर्म में लिखा था, ये थीटा हो गया, ये l हो गया, ये x हो गया, तो x कहां से आ जाएगा, थीटा को हटाओगे तो x की जगह पे सॉरी थीटा की जगह पे x बाई एल लिख सकते हो। हमने ये देखा कि जो l थीटा है, l इंटू थीटा है वो x के बराबर है। ओके, तो यहां से आप निकाल सकते हो, यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस mg प्लस u डिवाइड बाई एल,
इंटू एक्स। अब देखो ये एफ नेट हो गया, एफ नेट हो गया। अब एफ नेट जो हो गया इसको माइनस माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इसके अपोजिट है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस एम जी प्लस यू अपॉन एल एक्स। माइनस से इंटू करोगे अंदर, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमने माइनस तो पहले ले लिया है ना, हाँ शायद, देखो इसको हमने पहले ऑलरेडी माइनस ले रखा है इधर, ये माइनस हो जाएगा, तो यहां से देखो माइनस कॉमन निकालोगे बाहर, एफ नेट हो जाएगा, माइनस बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा एम जी माइनस यू अपॉन एल एक्स। तो यहाँ के हो जाएगा, के की वैल्यू एफ से हम ये इसको कंपैरिजन करेंगे एफ एक्स से, तो के की वैल्यू ये आ जाएगी, के की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। अब देखो यू की वैल्यू और रख लेते हैं, यू की वैल्यू क्या हो सकती है, हमने देखा कि के की वैल्यू आई है आपके पास, आई है एम जी माइनस यू अपॉन एल। ओके, यू क्या हो सकता है, यू है आपका अपथ्रस्ट, यू है आपका अपथ्रस्ट, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी इंटू वी, ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी इंटू वी। वी क्या है, वॉल्यूम है, और जी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब देखो हम क्या करते हैं, इसके नीचे डेंसिटी ऑफ पेंडुलम, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि जो बॉब लटका हुआ है उसकी डेंसिटी ले लेते हैं, उसके ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ एम, ऊपर नीचे इंटू कर दिया। अब देखो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब जी इंटू वी अपॉन, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ बॉब अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये कर सकते हैं। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी हम जब निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, तो ये हो जाता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो उसको रो आर लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ग्रेविटी और वॉल्यूम, ये हो जाएगा मास ऑफ बॉब, ये इसको एमजी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं एमजी, ये हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ, ये रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। हमेशा जो क्वेश्चन पूछता है वो रिलेटिव डेंसिटी पूछता है, डायरेक्ट आपको अलग अलग डेंसिटी दे रखी हो तो रिलेटिव डेंसिटी निकाल लोगे, उसके हिसाब से ये रख दोगे। अब देखो यहां से ये यू आ गया, अब इसको वैल्यू यहां रखो, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी हमारी एम जी माइनस यू की जगह पे आप एम जी अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ये रख सकते हो, ये हो गया डिवाइड बाई एल। अब यहां से एम जी कॉमन निकाल लो, एम जी डिवाइड बाई एल, ये कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन डेल्टा आर। ओके, के बताइए इसमें कोई समस्या है तो। अब यहां पर हम कैसे देख सकते हैं, टाइम पीरियड जब हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन एम अपॉन के, यहां रख लेते हैं 2 पाई, एम की जगह पे ये रख लेते हैं, ये हो जाएगा एम जी बाई एल 1 प्लस 1 सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। सही है, एम से एम कट जाएगा, एल ऊपर पहुंच जाएगा, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई, ये हो जाएगा एल अपॉन जी, एल अपॉन जी, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। सही है, तो ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन अ लिक्विड, इन अ लिक्विड। सही है, बताइए, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने सोच दिया कि इसको बता देते हैं। ठीक है, ये कैसे आया, हमने अपथ्रस्ट और mg के कंपोनेंट किए साइन, ओके, इक्वेशन निकाली, के की वैल्यू mg माइनस यू अपॉन एल आया, यू क्या है हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड g इंटू वी, यहां से हमने ऊपर नीचे डिवाइड किया डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब, तुम्हारा ये आ जाएगा mg बाई रिलेटिव डेंसिटी, यहां से आप इक्वेशन यहां पर रखोगे से, यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, और इसको के की वैल्यू को आप टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रख दोगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चन बने तो और भी क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें हम देखते रहेंगे आगे। ठीक है, अब फिलहाल के लिए आज के लिए इतनी थ्योरी ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन नेट और जेई मेन में आए हैं और एडवांस में आए हैं उन क्वेश्चनों को मैं लाया हूं, तो उन क्वेश्चनों को करेंगे। देखें, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस, यानी कि मास को 3 गुना कर दिया जाता है इट्स ओरिजिनल मास एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लेंथ को आधा कर दिया जाता है, देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज x/2 है, x/2 इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, देन द वैल्यू ऑफ x। देखो जो फाइनल टाइम पीरियड है वो है आपका x/2 इनिशियल टाइम पीरियड के। अब देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अपॉन एल अपॉन जी, ये होता है, तो ये 2 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका x अपॉन एल, सॉरी x अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका इंटू 2 पाई एल 2 अपॉन जी, ये हो जाएगा। अब देखो यहां से 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा L2 अपॉन जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिलहाल देख लेते हैं। अब देखो जी से जी कट रहा है, जी तो चेंज होता नहीं है, हो नहीं रहा है। अब इन्होंने कह दिया कि लेंथ को आधा कर दिया जाए, लेंथ को क्या कर रहे हैं आधा, तो ये हो जाएगा लेंथ L1/2, आधा हो गई लेंथ, ये होगा x/2 इंटू ये लेंथ, ये L1 है ना, ये है हमारी L1, ओके, ये हो जाएगी L1। अब देखो L1 से तो L1 कट जाएगा, यहां बचेगा आपका 1/√2 x/2। अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी 2/√2, √2 की दोनों तरफ ऊपर नीचे इंटू कर दो, √2 से √2, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2, तो बचेगा आपका √2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई √2, सही है। देखो मास को थ्राइज करने से, मैंने पहले ही बताया आपको, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है वो बॉब ऑफ मास पर डिपेंड ही नहीं करता, उसको 3 गुना करो या 4 गुना करो या 5 गुना करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आपके लेंथ चेंज करने से। लेंथ को आधा कर दिया गया है, लेंथ को आधा कर दिया गया है, लेंथ को आधा कर दिया गया है, तो L1/2 हो जाएगा, यहां से काटोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2, सही है, आंसर हो जाएगा √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन को सही से करने की कोशिश कीजिए। टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन अ फेज, एक साथ स्टार्ट करते हैं, एट सम इंस्टेंट द टू आर एट देयर मीन पोजीशन इन द सेम फेज, द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच दे द टू आर अगेन इन फेज एट द मीन पोजीशन। ये इसका कहने का क्या मतलब है, देखो दो फेज है हमारे पास, दो पेंडुलम है, एक छोटा पेंडुलम है एक बड़ा पेंडुलम है, वो एक साथ मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, और वो जब दूसरी बार जब वो एक सेम पोजीशन सेम मीन पोजीशन पे आते हैं, तो ये पूछ रहा है कि हमारे स्मॉलर पेंडुलम ने कितने रोटेशन यानी कि कितने ऑसिलेशन किए होंगे। आप एक इस तरीके से समझिए इसको, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो एक फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। देखो एक हमारा शॉर्टर पेंडुलम है जिसकी लेंथ छोटी है, भाई लेंथ छोटी है तो उसका टाइम पीरियड भी कम होगा, क्योंकि लेंथ जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एल जितनी छोटी होगी टाइम पीरियड उतना ही छोटा होगा। चलिए ये देख लेते हैं। अब देखो ये L1 है, ये हमारा L2 हो जाएगा, मान लीजिए ये दूसरा पेंडुलम है। अब देखो इसने भी स्टार्ट मीन पोजीशन से किया, ये मीन पोजीशन होगी यहां से, देखो यहां से मीन पोजीशन से जब स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। अब ये कह रहा है कि जब ये मीन पोजीशन पर सेम फेज में कब आएंगे, जब ये मीन पोजीशन पे आएंगे, किसी भी सेम कंडीशन में आएंगे, यदि ये दोनों इधर जा रहे हैं तो यही सेम फेज होगा, इधर जा रहे हैं तो इधर सेम फेज होगा, ये एक ही पोजीशन पे होने चाहिए, एक ही पोजीशन पे होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, क्या एक ही पोजीशन पे होने चाहिए और एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, तब माना जाएगा इनका जो फेज है वो सेम है, इनका जो फेज है वो सेम है। अब लेट्स सपोज ये दोनों एक साथ क्या कह रहा है, एक साथ मोशन को स्टार्ट करते हैं, और जब ये सेम फेज में आएंगे, सेम फेज में जब आएंगे, एक ही कंडीशन में आएंगे, तो इन दोनों ने समान टाइम यानी कि बराबर इक्वल टाइम कंप्लीट किया होगा, इक्वल टाइम इन्वेस्ट किया होगा। मान लो
5 सेकंड में 5 सेकंड में ये मीन पोजीशन पे आ गया बड़ा वाला, और 5 सेकंड में ये ये भी मीन पोजीशन पे आ गया। अब इसने 4 चक्कर लगाए हैं, इसने 5 चक्कर लगाए हैं, तो फेज तो सेम हो गया ना, क्योंकि ये मीन पोजीशन पे है। तो इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि सेम फेज में तभी होंगे जब ये सेम कंडीशन पे आए, यानी कि उनकी पोजीशन भी सेम हो और डायरेक्शन भी होगा। सेम फेज ये होता है। अब जब ये अपना मोशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक जीरो से, मान लो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये फाइनल पे जब सेम फेज पे आएंगे ना, तो टाइम भी तो दोनों सेम लिया होगा ना, टाइम तो दोनों ने सेम लिया होगा। तो देखो, मान लो छोटे वाले को देखते हैं, ये शॉर्टर वाला, इसने पीरियड लिए एन, मानो 3 पीरियड लगाए, और एक पीरियड का टाइम पीरियड है T1। ओके, तो टोटल टाइम ये हो जाएगा 1 के द्वारा। ऐसे ही मान लो दूसरे वाले ने N2 पीरियड लगाए, N2 ऑसिलेशन किए, और एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है T2। बताइए, तो टोटल टाइम इतना लग जाएगा। तो दोनों के टाइम सेम होने चाहिए ना, दोनों के टाइम सेम होने चाहिए, यानी कि T1 इक्वल टू T2 होने चाहिए। अब T1 टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन किए, और एक ऑसिलेशन में टाइम पीरियड कितना लगता है, कैपिटल T लगता है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन और टाइम पीरियड इनटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू टाइम पीरियड, दोनों के बराबर रख दोगे। अब मान लो ये छोटा वाला है, ये छोटा वाला है N1। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई L1 अपॉन जी, ये हो जाएगा इक्वल टू N2 L2 अपॉन जी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि टाइम पीरियड, यानी कि दोनों के टाइम सेम होंगे जब ये सेम फेज में आएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड वैल्यू को चेंज कर करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। चलिए, इसको लिख सकते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा N2 2 पाई रूट ऑफ L2 अपॉन जी। सही है। अब यहां से जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर दो। देखो, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई, जी से जी 2 पाई, ये N1 आ गया, रूट L1, यानी कि जो हमारा बड़ा वाला है, इसकी लेंथ कितनी है 1 to 1, बराबर N2 जो छोटा वाला है उसकी लेंथ कितनी है हमारी 100। ओके, N1 121 का रूट लोगे तो ये 11 आ जाएगा। ऐसे ही N2 100 का रूट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10। तो यहां से N2 निकालना है आपको। देखो, रिलेशन निकाल लेते हैं, N1 अपॉन N2, N अपॉन N2, ये हो जाएगा 10 अपॉन 11। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जब भी ये सेम फेज में आएंगे, तो जो N1 है, हमने जो लार्जर वाला माना है, ये जो लार्जर वाला है, ठीक है, इसने 10 पीरियड, यानी कि 10 पीरियड कंप्लीट किए होंगे। कितने, 10 वाइब्रेशन, 10 वाइब्रेशन कंप्लीट किए होंगे, और इसने कितने किए होंगे 11 वाइब्रेशन। ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, जब भी ये सेम फेज पे आए होंगे, तो बड़े वाले ने 10 ऑसिलेशन कंप्लीट किए होंगे और छोटे वाले ने 11 ऑसिलेशन किए होंगे। तो इसने पूछा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम, छोटे वाले ने कितने वाइब्रेशन किए होंगे, तो आंसर आ जाएगा 11। अब इसमें ये भी हो सकता है कि अब लार्जर वाले ने पूछ सकते हो, लार्जर वाला कितना कंप्लीट करेगा 10। ठीक है, तो जो भी पूछे, शॉर्टर वाले का पूछे या लार्जर वाले का, लॉन्गर वाले का पूछे, तो आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। कंसेप्ट यही रखना है कि दोनों के टाइम जो होंगे, टोटल टाइम होंगे सेम होंगे। और टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी, अब यहां लेंथ चेंज कर सकता है, कितनी भी कर ले लेंथ चेंज, आप क्वेश्चन निकाल दोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए सोचिए और करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, ए मास फॉल फ्रॉम अ हाइट h एंड इट्स टाइम ऑफ फॉल t इज recorded in term of time period capital T of a simple pendulum on the surface of earth. It is found that small t equals to capital 2 times of capital T है। The entire setup is taken on the surface of another planet। अनदर प्लैनेट पे ले जाया गया है, पूरे सिस्टम को हम अनदर प्लैनेट पे ले गए हैं। हुज मास इज हाफ ऑफ अर्थ, उस प्लैनेट का जो मास है वो पृथ्वी के, यानी कि अर्थ से आधा है। एंड रेडियस सेम है, रेडियस क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, सेम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एंड
कॉरस्पॉन्डिंग टाइम नोटेड एज टी डैश और कैपिटल टी डैश। तो टी डैश और कैपिटल टी डैश में हमें रिलेशन बताना है। तो देखो हमने एक चीज देखी होगी कि जब भी कोई बॉल हमारी किसी सरफेस पे गिरती है, एच हाइट से गिरती है, एच हाइट से जब गिर रही है तो उसका टाइम पीरियड यानी कि ये जो टाइम होता है यानी कि टाइम ऑफ फॉल होता है, यानी कि टाइम ऑफ फॉल जो होता है हम इसको टाइम जब निकालते हैं तो ये आता है आपका 2h/g। 2h/g यही आता है। कैसे आता है ये भी देख लेते हैं। देखो डिस्टेंस h इसने डिस्टेंस की, ये होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², यही होता है। इनिशियल जब फ्री फॉल होता है, जब फ्री फॉल होता है तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होती है, 0 होती है। इसको 0, h s क्या है, डिस्टेंस, तो h डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, तो ये जगह 1/2, एक ही जगह पे g रख लेंगे। फ्री फॉल में जो हमारा एक्सेलरेशन काम करता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, टी हो जाएगा। तो यहाँ से टी जब निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2h/g, 2h/g ये आ जाएगा। ओके, अब इसने कहा है कि भाई जो t है वो 2t के बराबर है, 2t के बराबर है। पहले ये देख लेते हैं हमारा कैपिटल टी क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में हमारा कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है √2π √L/g, ये होता है। बताइए L/g ये होता है, सही है। ए मास फॉल फ्रॉम अ हाइट h और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड ये होता है। अब देखो यदि आप t/2t का रेशियो निकालते हो, t/2t का रेशियो निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, √2h/g, और ये हो जाएगा आपका 2π L/g। ठीक है, अब देखो यहां से क्या बच रहा है, देखो इसमें भी √2h/g आ रहा है, √L/g आता है, g से g तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा आपका कितना बचेगा, देखो ये हो जाएगा 1/2π √2h ऊपर पड़ जाएगा, 2h अपॉन नीचे बच जाएगा l, ये आ जाएगा। अब इसमें आप एक चीज देखो तो जो स्मॉल टी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी का जो रेशियो है वो डिपेंड कर रहा है h पर और l पर ओनली, यानी कि g पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी उस पर डिपेंड तो नहीं कर रहा है। अब आप मास को किसी भी प्लांट पर ले जाओ, फर्क नहीं पड़ता उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, h तो सेम है। सारे हम सिस्टम को एज एस उठा के ले गए हो तो जो हाइट h है वो भी सेम रहेगी, h सेम रहेगी, और जो लेंथ है पेंडुलम की, जो लेंथ है वो भी सेम रहेगी। चेंज क्या हो सकता है, यदि हम पृथ्वी से, यदि अर्थ से मान लो हम मून पे जाएं तो क्या चेंज हो सकता है, सोचो एक बार दिमाग में लगाओ, क्या क्या चेंज होगा कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, जी का मान चेंज हो जाएगा, तो जी की वैल्यू पे तो चेंज ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इन दोनों का रेशियो जो है वो जी की वैल्यू पे चेंज नहीं कर रहा, मतलब डिपेंड नहीं कर रहा है। मास पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, जो रिलेशन आपका t/2t का रिलेशन पहले था वही रिलेशन दूसरे प्लैनेट पे जाकर रहेगा, यानी कि पहले जो रिलेशन t इक्वल टू 2 कैपिटल टी था वही रिलेशन रहेगा आपका t डैश इक्वल टू कैपिटल टी डैश के बीच में, सही है। किसी भी प्लैनेट पे ले जाओ, XYZ किसी भी प्लैनेट पे ले जाओ, उसका मास कुछ भी हो, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ भी हो, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए। ये थोड़ा सही से नहीं दे रखा है, इसको इस तरीके से लिखना है, टी डैश इक्वल टू 2 कैपिटल टी डैश। ओके, ये इस तरीके से बताओ, ये समझ में आया नहीं आया। अब देखो सॉल्व करना है प्रॉपर, तो इस वैल्यू को आप कंपेयर करोगे टी स्मॉल टी अपॉन कैपिटल 2t से, तो ये 1 दे रखा है, देखो यहां से निकालोगे t अपॉन 2t तो 1 आ जाएगा। अब इसको 1 के बराबर रख दो, फिर से ये कंपेरिजन आप उसमें करोगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा, तो रिलेशन वही आना है। तो सिंपल इस तरीके से समझो कि भाई हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे तो वहां ना ग्रेविटी चेंज हो रही है, लेकिन ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है हमारा जो आंसर है, मास पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो हमारा जो रिलेशन है वो सेम ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए केयरफुली और करने की कोशिश कीजिए, कीजिए। A pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square at a distance of 5 meter
फ्रॉम द मेन पोजीशन द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकलवाया है। ओके, अब इसमें क्या कर रखा है कि जो सिंपल पेंडुलम है ना, उसको इस तरह से मूव ना कराकर उसकी पूरी सीलिंग में फिक्स करके उसको इस तरीके से ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन करा गया है इस तरीके से, यानी कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है इस तरीके से। जैसे ये सीलिंग में इसको रूफ में फिक्स कर दिया इस तरीके से, अब इसको हम इस तरीके से मीन पोजीशन के अबाउट इस तरीके से करा रहे हैं, ऐसा इस तरीके से, इस तरीके से ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, टू एंड फ्रो करा रहे हैं। अब इस तरीके से मोशन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, जब हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये मीन हो गया, ये एक्सट्रीम हो गया। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही होता है। प्लस माइनस ले लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ हो सकता है। मान लो हमारा बॉब इधर है तो इधर एक्सेलरेशन होगा, हमारा पार्टिकल इधर है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस छोड़ सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, एक्स क्या है, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन। एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन इन्होंने दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर, 5 मीटर, यहां से ओमेगा स्क्वायर निकालो, ओमेगा स्क्वायर निकालोगे तो ये 20 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 4, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4। ओमेगा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, लेगी प्लस माइनस 2, तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव में होती है तो पॉजिटिव में लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर दिया। ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब टाइम पीरियड निकलवाया, टाइम पीरियड क्या होता है आपका 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा की वैल्यू 2 आई है तो 2 से 2 कट जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी पाई रेडियन, सॉरी पाई सेकंड, टी की वैल्यू आई पाई सेकंड, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। बताइए, अब इसमें यह ध्यान रखना है कि सिंपल पेंडुलम को इस तरीके से ऑसिलेट, सर्कुलर मोशन में ऑसिलेट नहीं कराया जा रहा है, पूरे सिस्टम को, यानी पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ सफिशिएंटली हाइट बिल्डिंग एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक अ सिंपल पेंडुलम, इस तरीके से। ठीक है, सिंपल पेंडुलम की तरह, एसएचएम की तरह इसको टू एंड फ्रो कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड टू एन एंगल थीटा फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, then it pass through the main position with a velocity v, v की वेलोसिटी पूछिए। यदि किसी पेंडुलम को, देखो किसी पेंडुलम को हमने यहां से मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करा दिया, कितना थीटा, थीटा डिस्प्लेस करा दिया, तो ये मेन पोजीशन पे जब यहां से डिस्प्लेस कराया, जब इसको छोड़ोगे तो ये मेन पोजीशन पे आएगा, यहां से कुछ वेलोसिटी होगी, मेन पोजीशन पे कुछ वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी पूछिए आपसे, ये वेलोसिटी पूछिए। देखो अब इसमें कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, हम आइडियल कंडीशन मान लेते हैं, तो देखो सिंपल है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, ये 2 कंडीशन हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच में एनर्जी इक्वेशन लगा दो, क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। सोचो, देखो इनकी हाइट में डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहां से यहां तक ये जो डिफरेंस है, ये एच क्या है, एच निकालोगे, देखो ये पूरी एल है, ये भी एल है, आप इस तरीके से देखो इसको, ये हो जाएगा एल का, ये आएगा कंपोनेंट एल कोस थीटा, एल कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल कोस थीटा, इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा एल कोस थीटा, ये वाला जो है ये, ठीक है, और पूरा कितना है, पूरा लेंथ एल है, तो एच हो जाएगा आपका एल माइनस एल कोस थीटा, यहां से एल कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। हाइट में डिफरेंस तो ये आ गया भाई इनिशियल से फाइनल, यानी कि यहां से छोड़ रहे हो आप पेंडुलम को, तो जो पेंडुलम आपका मेन पोजीशन पे आएगा तो वेलोसिटी यहां निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो ये होगा आपका काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल, इस तरीके से लगा दोगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमने इसको डिस्प्लेस कराया यहां पर, तो इसको पकड़ रखा है,
तो शुरुआत में तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, जीरो होगी। ये शुरुआत में कितनी हाइट पर है, एच पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ओके सही है। काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, तो ये हो जाएगी आपकी 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि हम इसी को डेटा मान रहे हैं, इसी को डेटा मान रहे हैं। इससे ऊपर हाइट एच पर पोटेंशियल एनर्जी mg है, तो यहां पर जीरो मानेंगे, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगी। अब यहां से m से m कट जाएगा, यहां से v² निकालोगे तो v² आ जाएगा 2gh, 2gh। v की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो v हो जाएगा आपका रूट ऑफ 2gh, h की वैल्यू रख लेते हैं रूट ऑफ 2g, h की वैल्यू हो जाएगी l ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, l 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो v की वैल्यू हो जाएगी ये, बताइए आंसर कौन सा है, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन बी। एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि हम किसी भी एंगल को, किसी भी एंगल पे उसको उठा के ऊपर ले जा रहे हैं, यहां से छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, यहां से इस तरीके से छोड़ा गया है इसको, सही है। तो इन दोनों के पॉइंटों के बीच में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली आर गिवन स्मॉलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन एट द सेम टाइम पर। सेम टाइम पर दो पेंडुलम को हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया है सेम टाइम पर। दे विल अगेन बी इन द सेम फेज व्हेन द पेंडुलम ऑफ शॉर्टर लेंथ हैज कंप्लीटेड ऑसिलेशन, जो हमने पहला क्वेश्चन कराया था, ठीक है। हमने एक सेम टाइम पर, मतलब ये है इसकी लेंथ है 0.5 मीटर, यहां से डिस्प्लेस कराया। एक दूसरा पेंडुलम है उसकी हाइट है 2 मीटर, उसको डिस्प्लेसमेंट कराया, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कराया एट अ सेम टाइम पर। जब वो फिर से सेम फेज में आएंगे, फिर से सेम पेज में आएंगे, तो टाइम तो सेम ही लेंगे ना भाई, दोनों का टाइम तो सेम ही रहेगा। तो T1 इक्वल टू T2 रहेगा। मान लो पहले वाले ने, जो शॉर्टर वाला है, उसने N1 रोटेशन किए हैं, N1 ऑसिलेशन कंप्लीट किए हैं, कितने टाइम पीरियड T1 में। ऐसे ही टाइम, ये इसका टाइम कितना हो जाएगा, इसके द्वारा ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड। ओके, तो यहां से N1 और N2 का रिलेशन निकाल लो, N1 अपॉन N2, तो ये हो जाएगा T1 T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, ये हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ L2 अपॉन G, 2 पाई L2 अपॉन G, 2 पाई से 2 पाई भी कट जाएगा, G से G कट जाएगा, ये आ जाएगा रूट ऑफ L2 अपॉन L1। ओके, ये क्या हो जाएगा, L2 क्या है, L2 हमारा 2 है, ये 0.5 है, 0.5 जीरो हटाओगे तो ये ऊपर जीरो लग जाएगी, 5 और 20 रूट 4, तो ये हो जाएगा आपका N1 अपॉन N2, रूट 4 को 2 लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 1। तो यहां से कह सकते हैं जो छोटा वाला है N1 है, N1 हम छोटा वाला ले रहे हैं, ये 2 रोटेशन यानी 2 ऑसिलेशन करेगा, 2 ऑसिलेशन करेगा, और जो लॉन्गर वाला पेंडुलम है वो 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तुम्हारा शॉर्टर वाले का पूछा, शॉर्टर लेंथ हैज अ कंप्लीट रोटेशन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को अप्रोच इस तरीके से करोगे, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ ट्रॉली which moves in a horizontal direction with the acceleration a, then the time period is given by t equals to 2t root of l by g where g equals to, देखो जब हमने एक ट्रॉली पर पेंडुलम को लटका दिया गया है, ये g हो जाएगा नीचे, इसको एक्सेलरेशन दे दिया है a से, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन इधर आएगा। तो जब नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे, g इफेक्टिव निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अपॉन एल अपॉन जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव है आपका ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ओके, रूट ऑफ, ठीक है। तो इसको कंपैरिजन करोगे 2 पाई एल अपॉन जी से, तो जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू है आपकी रूट अपॉन ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ओके, यही पूछा है।
यहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है। हमने ये अप्रोच बताई कि किस तरीके से जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसमें हम पेंडुलम को, सिंपल पेंडुलम को लटका रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें सीडो फोर्स लगाएंगे, उसकी वजह से जी इफेक्टिव निकाल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की करेंगे, मास ए, मास एम ए एंड मास एम बी hung from the end of the string of length LA and LB are executing simple harmonic motion if their frequency are FA equals to 2 times of frequency of B, then ये रिलेशन पूछा है L और M के बीच में। देखो हमारा एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ है LA, जो मास ऑफ बॉब है MA। इसी तरीके से एक दूसरा पेंडुलम है, ओके, इसकी लेंथ है LB और मास है MB। अब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन दे रखा है, यानी कि FA इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ FB। अब यहां से आप एक चीज देखोगे, देखो F क्या होता है, F होता है हमारा 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहां से रखोगे तो 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ बी, ये लिख सकते हो। देखो टीवी इधर आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ बी इधर आ जाएगा, टी ए इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टी ए। ओके, ये बात समझ में आती है। ओके, टीवी टाइम पीरियड ऑफ बी, टाइम पीरियड ऑफ बी हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ एल बी अपॉन जी, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ ए, पेंडुलम ए, तो एल ए अपॉन जी हो जाएगा, एल ए जी हो जाएगा। अब यहां से देखो ये 2 टाइम 2 पाई है ना, 2 पाई है, तो यहां से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा रूट एल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रूट एल ए। अब दोनों के स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एल बी बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट ऑफ एल ए हो जाएगा, यानी कि एल वी जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ एल ए होगा, 4 एल वी 4 टाइम्स ऑफ एल ए, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब ये क्या लिखा है, रिगार्डलेस ऑफ मास, यानी कि मास पर डिपेंड नहीं करता है, ऑब्वियसली बात है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास, तो मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी सही है कि रिगार्डलेस ऑफ मास, तो मास में तो कोई कॉम्बिनेशन, मास में तो कोई वो आएगा ही नहीं, रिलेशन बता ही नहीं सकते, क्योंकि टाइम पीरियड से हम मास में रिलेशन नहीं बता सकते, क्योंकि टाइम पीरियड जो है हमारा मास पर डिपेंड नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जब टाइम पेंडुलम है हमारा, तो उसका टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल टी है। इफ टाइम पीरियड बिकम xt व्हेन टेकन टू अ हाइट r इक्वल टू द अर्थ रेडियस एबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से हम पेंडुलम को उठाकर रेडियस हाइट r पे ले गए हैं, देन द वैल्यू ऑफ x। देखो सिंपल, यदि हम सरफेस पे देखते हैं, सरफेस पर जब देख रहे हो तो टाइम पीरियड क्या है आपका 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी रहता है, जी रहता है। यदि हम पेंडुलम को क्या करें, अर्थ से एच हाइट पर ले गए, एच हाइट जो एच दे रखी है, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है, और अर्थ की जो रेडियस है आर है, तो ये सेंटर से कितना ऊपर ले गए, 2r के बराबर ले गए, 2r के बराबर ले गए, बताइए सही है, सही। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास देखो ये जी एल तो सेम रहेगा, जी इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, तो यहां से जी कोशिश करेंगे जी निकालने की, तो जी क्या होता है, जी होता है हमारा, जैसे ये एम जी है, एम जी डैश है, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एम जी डैश, इसको बैलेंस क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो हमारा फोर्स लगा हुआ है, ये होता है कैपिटल जी स्मॉल एम और कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होता है या आर स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस, ये 2r है, तो ये हो जाएगा आपका 2r का होल स्क्वायर, सही है, 2r का होल स्क्वायर। देखो यहां से m से m काट लोगे तो ये जी डैश जो आएगा, जी डैश ये आ जाएगा आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर और 4, ये 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा। अब देखो
यदि सरफेस की बात करते हैं तो जो एक्सेलरेशन जी आता है वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर आता है। तो देखो इस टर्म की जगह पे ये वाली जो टर्म है इसकी जगह पे हम जी रख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 4, यानी कि जो एक्सेलरेशन हो गया आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो गया वो डिवाइड बाई 4 हो गया, डिवाइड बाई 4 हो गया। अब यहां रख लेते हैं, जो T2 होगा आपका, T2 होगा वो हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन जी बाई 4। तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 का रूट लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा इंटू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, ये रह जाएगा। अब देखो इस टर्म को, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म है, इसको हम टी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी। T2 जब हमने निकाला तो 2 टाइम्स ऑफ टी। तो हमने पूछा क्या है, एक्स टी की टर्म है, यानी कि T2 एक्स इंटू टी की टर्म में पूछा है। हमारे पास T2 जो आया है वो आया है 2 टाइम्स ऑफ टी। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ व्हीकल विच मूविंग विदाउट फ्रिक्शन डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा इज गिवन बाई। टाइम पीरियड पूछा है जब हमने किसी कार में पेंडुलम लटका रखा है और उस कार को हमने डाउन टू द इंक्लाइंड मूव करा रहे हैं, नीचे की तरफ इस तरीके से। ये अल्फा दे रखा है, जो हमारे व्हीकल है वो इस तरीके से यहाँ पर हमारा पेंडुलम लटका हुआ है और इस तरीके से मूव करा रहे हैं। तो हमने पता है कि ये एम जी होता है, तो जी नीचे की तरफ होता है, जी नीचे की तरफ, इसका जो कंपोनेंट आएगा जी साइन अल्फा ये आता है। अब भाई इधर ये मूव कर रहा है अल्फा से, मान लो जी साइन अल्फा से, तो इस वक्त सीडो फोर्स इधर की तरफ लगेगा। हमने देख भी लिया, सीडो फोर्स इधर लगेगा तो यानी कि एक एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा सी जी साइन अल्फा। ओके, ये एम जी लगा हुआ है, ये जी लगा हुआ है, ये क्या होता है, ये अल्फा होता है। तो जी साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा जी साइन अल्फा, इसके भी कंपोनेंट आ जाएंगे ना, जी साइन अल्फा और जी कॉस अल्फा। अब देखो जी साइन अल्फा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा जो जी इफेक्टिव बचेगा इसको हटा लीजिए। जब इसके दोनों कंपोनेंट कर लिए, तो हमने दोनों कंपोनेंट कर लिए, तो ये बचेगा। तो जो जी इफेक्टिव है ये मैंने बता दिया ना आपको पहले करके, जी कॉस अल्फा। तो सिंपल, आपको टाइम पीरियड जब निकालना हो तो जी की जगह पे आपको जी कॉस अल्फा रख देना है, एल अपॉन जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा। बताइए इसमें कोई समस्या है? 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी कॉस अल्फा, आंसर हो जाएगा ए। चलिए, यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी में डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो क्या। चलिए, द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम एट अ हाइट h इक्वल टू ये दे रखा है आपको 2r के बराबर दे रखा है, 2r के बराबर, ठीक है, इसको ये मान लीजिए 2r के बराबर दे रखा है, 2r के बराबर दे रखा है। अब कीजिए, द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम एट अ हाइट h इक्वल टू 2r फ्रॉम द अर्थ सरफेस विल बी। टाइम पीरियड लेंथ पूछिए इस बार, ठीक है। गिवन r इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ अर्थ सरफेस, g की वैल्यू दे रखी है पाई स्क्वायर। अब देखो हमने क्या कहा था कि अर्थ से ऊपर की तरफ ले जा रहे हो आप पेंडुलम को, यहां से अर्थ के सरफेस से h की पावर 2r पर ले जा रहे हो, और ये रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 3r, ये डिस्टेंस 3r हो जाएगी। अब हमने g निकालते हैं, सॉरी जी इफेक्टिव निकालते हैं। जब जी इफेक्टिव निकालते हैं तो ये हो जाता है जी अपॉन, ये हो जाता है आपका कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होता है जी एम एक्स स्क्वायर की जगह, यानी रेडियस से, यानी कि इसके सेंटर से कितनी हाइट पर है, 3r पर, ये हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर ये हो जाएगा। ओके, अब देखो
हमारा जो जी है, ये वाला जो जी है सरफेस पे जो है, ये होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर ये वाली जो टर्म है ये तो जी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी अपॉन 9, जी अपॉन 9, इसको ऐसे लिखते हैं जी अपॉन 9, जी अपॉन 9 हो जाएगा। ओके, अब द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी डैश, ये हो जाएगा। देखो टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम का क्या होता है, जब सेकंड पेंडुलम जो टाइम घड़ी होती है, जो पेंडुलम होता है वो क्या करता है, एक बार में इधर जाता पुट करता है, फिर से इधर जाता है, यानी कि एक ऑसिलेशन को वो 2 सेकंड में पूरा करता है। एक ऑसिलेशन को, यानी कि जो 1 घंटी बजाता है ना पुट करता है, वो पुट 1 सेकंड में करता है, सही है। यानी कि वो एक बार इधर जाता है, फिर से इधर जाता है, फिर से एक बार इधर जाता है, इधर ये हो जाता है, यानी कि जो पूरा वो ऑसिलेशन आपका करता है जो सेकंड पेंडुलम, वो 2 सेकंड लेता है, यानी कि टी इक्वल टू 2 सेकंड का टाइम पीरियड होता है उसका। एक बार इधर जाएगा 1 सेकंड लेगा, फिर से अपनी पोजीशन पर आने में 2 सेकंड का टाइम लेता है, तो टाइम पीरियड तो 2 हो गया। ये हो गया 2 इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल हमें निकालना है, तो जी हो जाएगा जी बाई 9, जी बाई 9, ये हो गया। अब देखो स्क्वायर कर लो इसका, 9 ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसे देख लो 2 इक्वल टू 2 पाई, ये हो जाएगा आपका 9 एल अपॉन जी, एल अपॉन जी। अब इसका स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एल अपॉन जी, सही है। देखो यहां से 4 से 4 कट गया, ये 1 इक्वल टू पाई स्क्वायर 9 इंटू एल अपॉन जी, जी की वैल्यू दे रखी है पाई स्क्वायर, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, यहां से एल निकालोगे तो एल आ जाएगा 1/9 मीटर। एल की वैल्यू कितनी, लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी आ गई 1/9 मीटर, ऑप्शन हो जाएगा बी, सही है। तो आपको एक्सेलरेशन, जब भी हम सरफेस यानी कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो आपको एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन अ स्टेशनरी लिफ्ट इज टी, जब लिफ्ट रुकी हुई है तब टाइम पीरियड कितना है, टी है। जब लिफ्ट रुकी हुई है तो टाइम पीरियड टी है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन एल अपॉन जी, सही है। इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट विद जी बाई 6 वर्टिकली अपवर्ड, देन द टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। देखो जब लिफ्ट को, यहाँ पेंडुलम लटका हुआ है ऊपर, लिफ्ट को जी बाई 6 से एक्सेलरेट करा जाता है, तो हम पेंडुलम को देखते हैं तो नीचे की तरफ ये जी लगा हुआ है, तो सीडो फोर्स नीचे की तरफ लगाएंगे, उस सीडो फोर्स नीचे की तरफ जब लगाएंगे उसकी वजह से जी बाई 6 नीचे की तरफ आएगा एक्सेलरेशन। ये हमने बताया क्यों आया नीचे की तरफ आएगा, जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू सीडो फोर्स वो नीचे की तरफ आता है जी, तो ये हो जाएगा जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव आ जाएगा आपका जी प्लस जी बाई 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 1 6 प्लस 1 7, ये हो जाएगा 7/6 जी, जी हो जाएगा। अब यहां रख लेते हैं, टाइम पीरियड में निकालते हैं दूसरा, तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव है आपका 7/6 जी, ओके। अब देखो 6 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 6/7, ये हो जाएगा इंटू 2 पाई एल अपॉन जी एज इट रह जाएगा। हमने क्या करा, जो 6 ऊपर ले गए, 6 अपॉन रूट 7, 6 अपॉन 7 रूट ऑफ 6 अपॉन 7 बाहर लिया है, तो ये 2 पाई रूट एल बाई जी बचा, तो इसको हम कैपिटल टी लिख सकते हैं। तो ये T2 जो नया वाला टाइम पीरियड आया, ये आया 6/7 रूट ऑफ 6/7 इंटू कैपिटल टी, ये हो जाएगा 6/7 रूट 6/7 इंटू कैपिटल टी, जो नया टाइम पीरियड आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर हैज अ टाइम पीरियड टी, the bob of the pendulum is completely immersed in a non-viscous liquid. The density of the liquid is 1/16th of the material of the bob. If the bob is inside liquid all the time, its time period of oscillation पूछा है।
सबसे पहले ये देखते हैं, देखा रखा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है 1/16 डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ओके, यहां से हम डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालते हैं। देखो 16 इधर पहुंच जाएगा, 16 इधर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो रो एम अपॉन रो एल 6 हो जाएगा। इसको ही हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। सही है, रिलेटिव डेंसिटी। अब हमने एक चीज देखी कि जब हमारा पेंडुलम किसके अंदर है, हमारा लिक्विड के अंदर है, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगेगा। ओके, और नीचे क्या लगेगा, हमारा जी एम जी लग जाएगा। तो यहां से जी इफेक्टिव जब हम निकालते हैं, जी इफेक्टिव जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा एम जी माइनस यू अपॉन एम, ये हो जाएगा जी इफेक्टिव। भाई जी इफेक्टिव एम जी इफेक्टिव इक्वल टू एम जी माइनस यू, एम जी नीचे की तरफ लगा, यू ऊपर की तरफ लगा हुआ है। सही है, ये हो जाएगा एम जी माइनस यू, क्या होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी इंटू बी, ये होता है। अब इसमें डेंसिटी ऑफ मटेरियल की ऊपर नीचे इंटू कर दो, ऊपर नीचे इंटू कर दिया डेंसिटी ऑफ मटेरियल की, नीचे एम तो है। ओके, ये हो जाएगा एम जी माइनस, देखो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू रो जी, ये हो जाएगा एम जी, ये हो गया एम जी। ओके, अपॉन रो एल को नीचे लेके आओगे, डेंसिटी रो ऑफ एम यानी कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल के नीचे ले आओगे, तो ये डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। नीचे एम है, देखो एम से एम कट गया, एम से एम कट गया, यहां से जी इफेक्टिव कितना आ गया, यहां से जो जी इफेक्टिव आ गया आपका, ये आ गया आपका जी माइनस जी बाई रो, ये आ गया। अब यहां से जी कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस 1 अपॉन रो, ये हमने पहले भी करके बताया था कि किस तरीके से आता है, इस तरीके से भी बता दिया मैंने। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इसको एक्सेलरेट कराओगे, मतलब उसको डिस्प्लेस कराओगे, किस तरीके से कंपोनेंट आते हैं, किस तरीके से जी इफेक्टिव आता है, मैंने आपको बता दिया। चलिए जी, अब यहां से 1 माइनस जी यानी कि रो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी 16 दे रखी है, तो ये हो जाएगी 16 इंटू 1, 16 माइनस 1 15, ये हो जाएगा 15/16 जी, 15 डिवाइड बाई 16 जी हो जाएगा। आपने जी इफेक्टिव निकाल दिया। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है, बड़ा आसान हो जाएगा, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड जब निकाल रहे हो, ये हो जाएगा 2 पाई रूट अपॉन एल अपॉन जी। ओके, 2 पाई, ये जी इफेक्टिव है, यहां से जी इफेक्टिव की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 16 जी। अब 16 तो ऊपर जाएगा, 16 ऊपर जाएगा, तो यहां ये बच जाएगा रूट ऑफ 16 डिवाइड बाई 15, ये हो जाएगा इनटू ये 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी इधर आ जाएगा। अब इसकी जगह पे हम कैपिटल टी रख सकते हैं, कैपिटल टी टाइम पीरियड जो जब हमारी लिफ्ट मूव नहीं कर रही है, ये वाला जो है टी इक्वल टू 2 पाई, जब हमारी लिफ्ट मूव नहीं कर रही है तो एल बाई जी होगा, तो इसकी जगह पे हम कैपिटल टी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पर 2t इक्वल टू, देखो रूट 16 होता है 4 डिवाइड बाई 15 को ऐसे तैसे कर देंगे, रूट 15 लिखेंगे इंटू टी, ये हो जाएगा 4t इंटू 1 अपॉन रूट 15, ये हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या है 2t 4t, हाँ ये हो जाएगा 4t रूट ऑफ 1/15, आंसर हो जाएगा डी। सही है, बताइए। हमने लिक्विड में, जब हमने बॉब को लिक्विड में इमर्ज करा दिया, उसकी कंडीशन कैसे निकाली थी हमने ये बता रखा है, उसको एक बार सही से और देख लेना, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द व्हीकल विच क्या कर रहा है, एक्सेलरेट मूव्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द इंक्लिनेशन अल्फा, वही वाला जो कंडीशन हमने बताया, इस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जी साइन अल्फा इधर आएगा। अब जब बॉब का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो ये जी आ जाता है नीचे की तरफ, इधर आता है ये जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा। अब देखो ये अल्फा है, जी के कंपोनेंट आएंगे, एक इधर जी साइन अल्फा इधर आएगा, और जी कोस अल्फा इधर आएगा। ओके, अब इसको हटा लो, सही है। अब देखो जी साइन अल्फा जी साइन अल्फा ये तो कैंसिल हो जाएंगे, जो जी इफेक्टिव हमारा जो बचेगा, जी इफेक्टिव जो हमारा बचेगा जी कोस अल्फा बचेगा, तो हमारा टाइम पीरियड जो आ जाएगा 2 पाई अपॉन एल अपॉन जी साइन अल्फा, सॉरी जी कोस अल्फा, जी कोस अल्फा आ जाएगा।
ऑप्शन क्या है? A। सही है, ये सब पहले किया था ना, हाँ शायद आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द मेटलिक बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज अ रिलेटिव डेंसिटी 5 दे रखी है। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 10। ओके, इफ द मेटलिक बॉब इज immersed इन वाटर देन द न्यू टाइम पीरियड बिकम्स 5 रूट एक्स एस। द वैल्यू ऑफ एक्स की पूछिए। देखो सिंपल, यदि सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड हम 2 पाई अपॉन रूट एल अपॉन जी निकालते हैं। ओके, यदि उसको किसी वाटर में इमर्ज कर दिया जाए तो जी इफेक्टिव अभी हमने निकाला था, जी इफेक्टिव जी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, यही तो निकाला था जी इफेक्टिव। तो यहां से जी निकाल लो, 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 5, तो ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई इधर करोगे 1 यानी 5 माइनस 1 4, ये 4 बाई 5 जी आ जाएगा। रख दो, क्या करते हैं, ये टी इक्वल टू टी निकाल रहे हो आप, 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, जी हो जाएगा 4 बाई 5, 4 बाई 5 जी, तो 5 तो ऊपर पहुंच जाएगा, 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 5 अपॉन 4 इंटू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ये क्या दे रखा है, ये हमारा T1 है यानी कि T2 जब हमारा पेंडुलम कहीं सिंपल पेंडुलम है। ओके, कहीं भी किसी भी वाटर में इमर्ज नहीं है तो 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, ये हो जाएगा 5 अपॉन 4 इंटू ये वैल्यू टी है, ये वैल्यू टी है और इसकी वैल्यू दे रखी है 10 सेकंड, 10 सेकंड दे रखी है तो यहाँ 10 सेकंड लिख दोगे। देखो रूट 5 हो जाएगा अपॉन रूट 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो इंटू 10, 2 से 10 5 बार, 5 बार चला जाएगा तो ये टी आ जाएगा आपका 5 रूट 5। ओके, इसको कंपैरिजन करोगे इससे 5 रूट एक्स से कंपैरिजन करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आ गई आपकी 5 आ गई। सही है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जब बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो ये जी इफेक्टिव रट ही जाएगा। ठीक है, जी इफेक्टिव याद हो जाएगा, जी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रो आर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, ए सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड T1, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वेयर y is the vertical displacement, the time period is now T2, the ratio of T1 square upon T2 square। देखो जब सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड है T1 2 पाई अपॉन एल अपॉन जी, ये है। यदि हम उसके सस्पेंशन को, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ अपवर्ड मूव्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ, जैसे हमारा ये पेंडुलम इस तरीके से है, ये इसको हमने मूव करा दिया एक्सेलरेशन इक्वल टू सॉरी वाई की डायरेक्शन, यानी कि इधर मूव करा दिया इन टर्म ऑफ वाई इक्वल टू के टी स्क्वायर से मूव करा दिया ऊपर, तो नीचे की तरफ हमारा क्या लगेगा, नीचे की तरफ एक सीडो फोर्स लगेगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, नीचे की तरफ आएगा एक्सेलरेशन, एक जी नीचे की तरफ लगा हुआ है तो जी इफेक्टिव क्या आएगा, हमारा जी इफेक्टिव आएगा आपका जी प्लस ए, जी प्लस ए। अब ए कैसे निकालेंगे भाई, ए कैसे निकालेंगे, हमारे पास वाई है ना, वाई है के टी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम डी वाई अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा 2 के टी, फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 के। अब देखो के की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो ये हो जाएगा 2। अब इसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो, अब इस कंडीशन में जी की वैल्यू 10 दे रखी है, ए की वैल्यू 2 है तो ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, चलिए अब जी इफेक्टिव हमारा 12 आ गया। अब T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा आपका 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन 12। अब यहाँ जी की वैल्यू 10 रखे है तो ये हो जाएगा 2 बाई रूट एल अपॉन 10। ओके, अब T1 T2 की वैल्यू आ गई, अब T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर निकल पाया, ये निकल पाया, तो T1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर इंटू रूट एल बाई 10, ये एल बाई 10 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से 4 पाई स्क्वायर ये हो जाएगा एल बाई 12, एल बाई 12, 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर ये कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, 12 ऊपर पहुंच जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। अब 2 से फिर से काट लो, ये 6 बार चला जाएगा, ये 5 बार, तो रेशियो क्या आ जाएगा 5 बाई 6, सॉरी 6 बाई 5, रेशियो आ गया आपका 6 बाई 5। सिंपल था। चलो ठीक है, आज के लिए इतने सारे क्वेश्चन है।
मेरे बहुत सारे जो टाइम पीरियड से रिलेशन यानी कि सिंपल पेंडुलम पे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, और भी जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।